अभी तक हमने देखा कि जब हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, मान लिया कोई भी एक चार्ज है Q0 और एक दूसरा चार्ज है Q1, तो इस कंडीशन में हमने देखा कि Q0 पे Q1 की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो कितना होता है ये हमने जाना कूलम लॉ की हेल्प से। ठीक है, ये बात थी दो चार्जेस की। अब जब हमारे पास दो से ज़्यादा चार्जेस दिए हुए होते हैं, मान लिया कोई भी एक चार्ज और आ गया Q2, एक आ गया Q3, एक आ गया Q4, मतलब मल्टीपल चार्जेस आ जाते हैं, तो इन सब की वजह से इस Q0 पे कितना फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो इन सब के बारे में जानने के लिए हमें पढ़ना होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो चलिए जानते हैं कितना फोर्स हमारे पास एक्सपीरियंस होगा Q0 पे सारे गिवन चार्जेस की वजह से। Hey, my name is Akshit and you're watching ASP, A Moment with Science. तो चलिए पढ़ते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको पोज करके। अब देखो क्या डेफिनेशन है इसकी। इट स्टेट्स दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, जब बहुत से चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं यानी कि एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, तब क्या होता है, द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज। अगर कोई पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर फोर्स निकालें तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना होगा, इट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उस चार्ज पे उन सब का वेक्टर सम। वेक्टर सम यानी कि सम तो करेंगे ही करेंगे लेकिन डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करेंगे हर चार्ज की, हर चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स की। क्लियर है। एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, हर चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इन सबको इन्वॉल्व करके हम एल्जेब्रिक सम के साथ साथ एक डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करेंगे और उस टोटल को क्या कहेंगे, वेक्टर सम। देखो कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया ये एक चार्ज दिया हुआ है Q0, इसके ऊपर दो चार्जेस मान लिया फोर्स लगा रहे हैं, एक इस साइड से Q1 वो लगा रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे। मान लिया ये इसको इस साइड में रिपेल कर रहा है, दूसरा चार्ज इस साइड में बैठा है Q2, ये मान लिया इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। इसका मान लिया हमने ये 6 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, इसका मान लिया ये लगा रहा है 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में। अब जो एल्जेब्रिक सम होता था उसमें हम क्या करते, टोटल फोर्स निकालते, 6 + 5 कितना आ जाता, 11 न्यूटन। लेकिन इस पॉइंट पे ये चीज़ गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके पास एक डायरेक्शन भी होती है और यहाँ पे हम वही चीज़ ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वेक्टर सम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या केस होगा, 6 न्यूटन इस साइड में, 5 इस साइड में, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन इस साइड में। वो कैसे किया हमने, भाई ये 5 है इसका, ये 5 कैंसिल कर देगा, भाई ये 5 इस साइड में, ये 5 इस साइड में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसका 1 न्यूटन ज़्यादा है तो ये 1 न्यूटन ज़्यादा इस डायरेक्शन में लगाएगा। क्लियर है। कैसे करते हैं, क्या क्या फॉर्मूला है, कैसे डिराइव करते हैं, चलो ये चीज़ देखते हैं। अब हमने अपनी तरफ से एक सिस्टम अज्यूम कर लिया जिसमें हमने 3 चार्जेस लिए। एक तो यहाँ पे है Q1, एक Q2 और एक Q3। ये 3 चार्जेस लिए, हमने मान लिया कि हम इस Q1 पे Q3 और Q2 की वजह से फोर्स निकालना है हमें। दो चार्जेस की वजह से इस पे ओवरऑल फोर्स कितना होगा ये हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब जो आपने ग्राफिकल, ये हमने पूरा एक ग्राफिकल सिस्टम लिया है XY एक्सिस का। ठीक है, +1 क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी पॉइंट जिस टाइम पे ग्राफ पे होता है तो उसकी कुछ पोजीशन होती है और उस पोजीशन को बताने के लिए एक वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर जिसका नाम होता है। वो क्या बताता है, उस पॉइंट की x, y और z एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितनी दूरी है, क्या पोजीशन है, उस चीज़ को बताता है। अब हमने मान लिया जो Q3 था उसका एक पोजीशन वेक्टर है R3। ये R3 क्या है, ओरिजिन से Q3 की क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ईच एक्सिस वो बताएगा। ऐसे ही जो Q1 है उसका वेक्टर है पोजीशन वेक्टर R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर मान लिया R2। हमने ये 3 चीज़ें देख ली, चल यहाँ पे मान लिया। अब आगे ये जो तीनों चार्जेस हैं ये तीनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी कि ये जो चार्ज है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो कौन सा फोर्स होगा, रिपल्शन, यानी कि रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये किसको किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ। तो हमने मान लिया Q3 ने Q1 पे जो फोर्स लगाया वो है F13, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये हो जाएगा F13। ऐसे ही
Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, ये भी रिपेल करेगा, यानी कि ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वो क्या हो जाएगा F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर है? अब हमने इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो हमने मान लिया ये जो था ये R12, ये हो जाएगा R31। 31 मतलब 0.3 से 1 की तरफ, ऐसे ही R21 मतलब 0.2 से 1 की तरफ। इतना क्लियर है? ग्राफ में हमने क्या अज्यूम किया है वो सब क्लियर है। अब देखो हम शुरुआत करते हैं F12 से। F12 फोर्स हमारे पास क्या है, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। कूलम्स लॉ से फोर्स का फॉर्मूला उठाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। कौन कौन से चार्जेस की बात हो रही है, Q1 और Q2 की, Q1 Q2 अपॉन, अब ये डिस्टेंस क्या है R21 का स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब ये तो वेक्टर है इस साइड में, लेकिन यहाँ पर तक ये बिल्कुल स्केलर चीज चल रही है, इसके पास डायरेक्शन ऐड करनी पड़ेगी, तो हम डायरेक्शन क्या ऐड करेंगे, R21 कैप। ये 21 कैप क्यों लिखा, R21 है ये इस डायरेक्शन में है, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, यानी कि जो ये यूनिट वेक्टर लगा ये इसकी डायरेक्शन देने के लिए लगा है। बात क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही जब हम बात करेंगे F13 की, F13 यानी कि ये फोर्स, ये कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3। इस बार दो चार्जेस की बात हो रही है, Q3 और Q1 की, तो Q1 Q3 अपॉन R31 स्क्वायर इंटू R31 कैप। ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसकी डायरेक्शन, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसकी डायरेक्शन। ये दो फोर्सेस आ गए हमारे पास। अब इस डायग्राम में देखो दो फोर्सेस कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे जब कोई भी चीज़ वेक्टर्स होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कहाँ आता है, हमेशा बीच में आता है। ठीक है, तो इस टाइम पे इसका ये एक फोर्स इस साइड में, एक फोर्स इस साइड में, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, बीच में। इस रिजल्टेंट को हमने नाम दे दिया F1। F1 यानी कि फोर्स ऑन 1। ठीक है, कितना फोर्स, टोटल फोर्स लग रहा है पार्टिकल 1 पे, यानी कि चार्ज Q1 पे, ये हो गया F1। अब हमें निकालना है F1, वो कैसे निकालेंगे? अब जब हमें टोटल फोर्स निकालना है चार्ज Q1 पे, तो हम कैसे लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू F पार्टिकल 1 पे 2 की वजह से फोर्स प्लस में पार्टिकल 1 पे 3 की वजह से फोर्स। अब इन दो चीज़ों को तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, वो क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्शन पहले ही ले ली ना। अब इसको ऐड करेंगे तो इनका वेक्टर सम ही आएगा, भाई डायरेक्शन तो इन्वॉल्व कर ही ली हमने, तो डायरेक्ट ऐड करो, क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन तो बाहर आ जाएगा, कॉमन आ गया। अब देखो और चीज़ कॉमन है इनमें, Q1 कॉमन है, तो Q1 भी बाहर ले लिया हमने। Q1 बाहर लेने के बाद अंदर क्या बचता है, इस साइड में बचता है Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप प्लस Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर R31 कैप। ये चीज़ हमारे पास बच गई। ठीक है, अब ये तो बात थी जब दो चार्जेस दिए हुए हों। अब हमने मान लिया कि n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, यानी कि दो चार्जेस ना देके बहुत से चार्जेस हैं, n नंबर मान लिए, तो उन n फोर्सेस के चार्जेस की वजह से पार्टिकल 1 पे कितना फोर्स होगा वो हम इस फॉर्मूला से एक रेफरेंस ले सकते हैं। वो कैसे, भाई दो चार्जेस है तो यहाँ पे दो चार्जेस दिए गए, Q1 प्लस Q3 अपॉन में ये तीसरा और चार्ज आ जाता, मान लो Q4 भी आ जाता, तो हमें एक टर्म और लिख देते आगे इसमें, क्या, Q4 अपॉन में R41 स्क्वायर इंटू R41 कैप। ये चीज़ और ऐड हो जाती, Q1 तो कॉमन ही रहता बाहर, ये चीज़ कॉमन रहती। ऐसे ही और आगे चार्ज होते तो ऐसे ही ऐड करते चले जाते। तो यहाँ से हमारे पास एक क्या रेफरेंस आया कि जो ओवरऑल फोर्स रहेगा F1 पे n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो आ जाएगा बाहर कॉमन, ठीक है, ये तो सब में कॉमन रहेगा। और आगे आएगा समीशन I, ये 1 है तो ये आ जाएगा 2 to n। ठीक है, इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, QI अपॉन, इसके बाद RI1 कैप। अब इस चीज़ का मतलब देखो क्या है, ये चीज़ तो हर चार्ज की वजह से फोर्स में कॉमन आ जाएगी, ये चीज़ तो
कॉमन आ गई बाहर। अब हमें इन सब को ऐड करने के लिए एक टर्म ऐसी लिखनी है जो ऐड करने को बताए। जो ये समीशन है ये किस चीज़ को डिनोट करता है? अगर आप किसी चीज़ के आगे समीशन लगा के अंदर एक फंक्शन डाल दो, इसका मतलब है कि आप उस फंक्शन में इस चीज़ की वैल्यू पुट करते चलो और उसको जोड़ते चलो। अब हम यही तो कर रहे हैं। पहले मान लो i की जगह 1 रखेंगे, i की जगह पहले 2 रखते हैं, 1 तो खुद ये चार्ज है, ठीक है। i की जगह पहले 2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, Q2 अपॉन में R21, Q2 अपॉन में R21 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर और लिख लो, स्क्वायर इंटू R21 का कैप, ठीक है। समीशन का मतलब ये है जितने ज़्यादा चार्जेस उतने ही ज़्यादा ऐड करते चलो। ये तो बात थी सिर्फ एक चार्ज की वजह से। अगर 2 चार्जेस है, मान लो Q3 और दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सम, फिर i की जगह 3 पुट करो, i की जगह 3 पुट करेंगे तो Q3 ये दिया हुआ है Q3 अपॉन R31 स्क्वायर, यानी कि R31 का स्क्वायर इंटू R31 कैप, R31 कैप। क्लियर है? आगे अगर और भी चार्जेस दिए हुए हैं तो हम और क्या लिख सकते हैं, मान लो एक Q4 चार्ज और दिया हुआ है तो i की जगह 4 पुट करो। ये i = 2 से n की वैल्यू क्या दिखा रहा है, जितने ज़्यादा चार्जेस दिए हुए हैं तो n की वैल्यू उतनी ही आ जाएगी। मान लो लास्ट चार्ज आपका दे रखा है कि Q16 दे रखा है लास्ट चार्ज, तो इसका मतलब क्या है, आपको 2 से 16 तक वैल्यू पुट करते चलना है i की जगह और सम करते हुए चलना है। क्लियर है? यहाँ पे मान लो एक Q4 चार्ज हो रहा जाए तो i की जगह 4 पुट करो, Q4 अपॉन में R41 स्क्वायर इंटू R41 कैप, ये आ गया। समीशन का मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा i की वैल्यू रखोगे उतनी ही ज़्यादा आपको सम करते हुए चलना है। ये दिखाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो F1 है वो किसके इक्वल होगा, F12 प्लस F13 प्लस F14, ऐसे करते करते F1n। ये दिखाता है कि जो एक चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो वेक्टर सम होगा सारे फोर्सेस का जो मिलके एक एक चार्ज लगा रहा है। इंडिविजुअल चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है। बात क्लियर है यहाँ तक? ये आपको समझ में आया? ये ऐसे क्यों लिखते हैं हम? ऐसे पूरी एक टर्म फैला के ना लिखनी पड़े, इसको कॉम्पैक्ट रूप में एक डेफिनेशन दे के एक ये फॉर्मूला दे दिया हमने। समीशन एक तरीके से फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुट करते चलो आप i की और आगे आगे सम करते चलो। ये बताएगा आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि एक चार्ज पे डिफरेंट चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगता है। क्लियर है? अब ये जो हमने केस पढ़ा ये तो तब था जब हमारे पास डायरेक्ट वेक्टर्स दिए हुए हैं। अब हमारे पास वेक्टर ना दे के हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दे दिए मान लो, तो कैसे सोल्व करेंगे? तब उस केस में हमें ये R21 R31 इनको सोल्व कर लेना है। ये क्या होते हैं, मान लिया R21 को हम सोल्व करना चाहते हैं। R21 किस वेक्टर को दिखा रहा है, जब हम चार्ज पॉइंट 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपकी ग्राफ बनाया था ना, ये इस पे मान लो ये 2 चार्ज है, ये 1 चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को हम, इस वेक्टर को हम कहते हैं R21। जब चार्ज 2 से चार्ज 1 की तरफ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं R21। इसको सोल्व करने के लिए कैसे करेंगे, वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट दिए हुए हों तो फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट क्या है, R1 और ये है R2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। ऐसे ही R31 को क्या लिख लेंगे हम, फाइनल माइनस इनिशियल, R1 माइनस R3। क्लियर है? इनको हम ये वेक्टर, अब ये जो चीज़ है ये तो पोजीशन कोऑर्डिनेट ही है ना, ये तो हमारे पास दिए हुए होंगे, तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे और इसको इसमें पुट कर देंगे। अब ये यहाँ तो डायरेक्ट पुट हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये R21 कैप है, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर। ये आपने पहले क्लास में पढ़ा है, क्या होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, क्या होता है, वेक्टर खुद यानी कि R21 और अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या होता है यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, ठीक है, ये वेक्टर खुद आ गया, अपॉन R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। क्लियर है बात? यहाँ से ये R1 और R2 की जो कि पोजीशन कोऑर्डिनेट है, अगर आपको दिए हुए हैं तो उनकी वैल्यू पुट करो, यहाँ से आपके पास ये डायरेक्ट फोर्स आ जाएगा। क्लियर है बात?
अब इसी के साथ ही हम एक एडिशनल टॉपिक और पढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर हम कहें रिलेटिव परमिटिविटी। ये चीज़ क्या होती है? देखो, जब हमने फोर्स की बात की तो हमने एक टर्म लिखी थी एप्सिलॉन नॉट, और मैंने आपको बताया था ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि जो दो पार्टिकल है, दो चार्जेस है, उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ, किस एनवायरनमेंट में, किस मटेरियल में, यानी कि उनके बीच का मीडियम क्या है। मीडियम के हिसाब से उनके फोर्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है। क्लियर है बात? तो इस केस में मान लिया दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, अगर वो फ्री स्पेस या हम कहें वैक्यूम में रखे हैं, वैक्यूम यानी कि वहां पे कोई मीडियम नहीं है, तो उस केस में उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? F वैक्यूम क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने मान लिया R दोनों के बीच का डिस्टेंस है। बात गौर करने की क्या है यहाँ पे? एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या दिखा रहा है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम के अंदर की परमिटिविटी। ठीक है, अब अगर मान लो हमने इन दो चार्जेस को उठा के वैक्यूम यानी कि फ्री स्पेस से उठा के किसी मीडियम में रख दिया, फॉर एग्जांपल हमने एयर में रख दिया, इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर हमने एयर डाल दी। ठीक है, अब इनके बीच का फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। किस वजह से? इस मीडियम के चेंज होने की वजह से। तो उस टाइम पे हमने मान लिया, इस टाइम पे इसकी परमिटिविटी है, यानी कि एयर की परमिटिविटी हमने मान ली एप्सिलॉन, खाली एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस टाइम पे यानी कि F एयर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये दो फोर्सेस आ गए। अब हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं, यानी कि F वैक्यूम अपॉन F एयर, ये चीज़ निकालते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये F वैक्यूम अपॉन F एयर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई, ये 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा। एप्सिलॉन नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये सारा सेम है तो ये भी कट जाएगा। यहाँ से चीज़ क्या आएगी निकल के? जो ये किसके इक्वल हो जाएगा? F वैक्यूम अपॉन F एयर, या फिर हम कहें F मीडियम। यहाँ पे मीडियम एयर लिया था ना, यहाँ पे कोई भी मीडियम ले सकते हैं, तो यहाँ पे यही चीज़ निकल के आएगी आपके पास। सारी चीज़ कट जाएगी, बचेगी क्या? या आप अपनी नोटबुक में सोल्व करके देखना, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। एप्सिलॉन नीचे और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा और एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज़ निकल के आ गई। ठीक है, अब जो ये रेशियो निकल के आया है जो, यानी कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इस रेशियो को हम किस नाम से बुलाते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर हम कहें रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी किस चीज को बुलाते हैं? ये जो एक रेशियो निकल के आया है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये किस चीज को दिखा रहा है? कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, यानी कि फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या है। यानी कि हमने मान लिया अगर किसी भी मीडियम की ये रिलेटिव परमिटिविटी 2 दे रखी है, मान लो रिलेटिव परमिटिविटी मान लो 2 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है? कि जो फ्री स्पेस है ना, उसके रिस्पेक्ट में इसकी परमिटिविटी दुगनी है। आया समझ में? रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एयर के, फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में कितनी परमिटिविटी है। इसको हम एक और चीज से हम डिनोट करते हैं, स्मॉल के। स्मॉल के से डिनोट करते हैं इसे। कैपिटल के तो आपका ये होता है, जो कैपिटल के हमने पढ़ा था ना कांस्टेंट, ये मत लिखना। कैपिटल के तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, स्मॉल के यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। डेफिनेशन क्लियर है? मीनिंग समझ में आया क्या होता है? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में क्या परमिटिविटी है किसी भी मीडियम की। ठीक है, इस रेशियो को बुलाते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आज हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। मल्टीपल चार्जेस में एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स होता है टोटल, वो निकालना सीखा। हमने देखा कि वेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है क्योंकि फोर्स खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है।
उसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बुलाते हैं, उसका फॉर्मूला देखा और क्या चीज़ होती है ये जानी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू करेंगे। आई होप जितना आपको समझाया है वो समझ में आया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।